इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज इन्फ्लेशन और देखेंगे कि आपका पैसा किस तरह से कम हो रहा है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज इन्फ्लेशन के बारे में, इन्फ्लेशन क्या होता है और इन्फ्लेशन की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, और ये देखेंगे कि आपके जो पैसे की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ में किस तरह से कम हो रही है, और उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे कि आप अपने पैसे को किस तरह से सेव कर सकते हो, बचा सकते हो इन्फ्लेशन की मार से। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी व्हाई टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू बीट इन्फ्लेशन, आपका उस वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, उसके लिए आप लोगों के लिए थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम बात करते हैं व्हाट इज इन्फ्लेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन जस्ट अगर हम साधारण भाषा में या सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इन्फ्लेशन को समझें तो इन्फ्लेशन होता है इंक्रीज इन द लिविंग कॉस्ट। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं रेट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। इसको एक एग्जाम्पल के साथ में हम लोग समझते हैं कि सपोज कीजिए कि आपके पास में 100 रुपीज हैं इन 2022, ठीक है, और सपोज कीजिए कि इन्फ्लेशन जो है वो 7% से पर एनम के 7% से इंक्रीज हुआ है, तो जो आपके 100 रुपए की जो वैल्यू है वो 2023 में वो हो जाएगी 93 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ जो बाइंग पावर है मनी की, यानी कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी, वो क्या है, डिक्लाइन हो गई है। यानी कि जो चीज, कोई चीज जो है 2022 में 100 रुपए की आती थी, अब वो है 2023 में वही चीज 107 रुपए की आने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपए की वैल्यू जो है डिक्रीज हो गई और वो 93 रुपीज रह गई। सिमिलरली जिस तरह से इन्फ्लेशन होता है उसी तरह से डिफ्लेशन होता है। डिफ्लेशन में क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। नाउ हम लोग बात करते हैं कि इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है। बेसिकली मेन जो टू मेथड्स हैं जिसके थ्रू इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है, एक है WPI और एक है CPI। WPI स्टैंड फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, एंड CPI स्टैंड फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो WPI में क्या होता है कि जब हम लोग इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं तो होलसेल की जो मार्केट होती है उस लेवल पे उसको कैलकुलेट करते हैं। सपोज कीजिए कि 2022 में हमने क्या किया, किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए WPI होलसेल मार्केट में जाके पूछा कि उसका प्राइस क्या चल रहा है। सेम हमने क्या किया, हम क्या करेंगे 2023 में WPI रेट पूछेंगे होलसेल मार्केट में कि उसी आइटम का क्या रेट चल रहा है, और उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उस हिसाब से हम लोग WPI जो है के थ्रू इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। CPI के थ्रू हम लोग इन्फ्लेशन को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, सपोज कीजिए कि CPI के थ्रू इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर लेवल पर जो प्राइस में जो डिफरेंस आया है टाइम के साथ में वो कितना आया है, उसका डिफरेंस निकालने के बाद में उसको कैलकुलेट करते हैं। तो होप करता हूं इतना आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। नाउ हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेशन के फॉर्मूले के बारे में कि इन्फ्लेशन एक्चुअली में कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है। तो यहां पर मैंने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, परसेंटेज इन्फ्लेशन रेट इक्वल्स टू फाइनल CPI डिवाइडेड बाय इनिशियल CPI इंटू 100। अब जो CPI की जो वैल्यू है वो हम लोग लेंगे प्राइस इंडेक्स डेटा से, जो कि आप लोग इजीली नेट पर सर्च करके CPI की वैल्यू आप ले सकते हो। इंडियन गवर्नमेंट जो है एवरी मंथ जो है CPI की वैल्यू जो है रिलीज करती है। जो CPI की वैल्यू होती है वो पर्टिकुलर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के लिए अलग होती है, किसी दूसरी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए अलग होती है। इसी तरह से जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी कैटेगरी वाइज हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए
फ्रूट्स के लिए हम लोग अलग कैलकुलेट करेंगे, वेजिटेबल्स के लिए हम लोग अलग कैलकुलेट करेंगे, मिल्क एंड प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग अलग कैलकुलेट करते हैं, स्पाइसेस के लिए अलग कैलकुलेट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग कैलकुलेट करते हैं, ऑयल्स के लिए हम लोग अलग कैलकुलेट करते हैं। इसके बारे में डिटेल में अभी हम लोग देखने वाले हैं। नाउ यहां पर जो ये चार्ट है ये शो कर रहा है कि इन्फ्लेशन 2021 में मंथली किस तरह से रहा। ठीक है, यहां पर आप जैसे कि देख सकते हो कि क्वार्टरली मैंने ग्राफ बनाया है। ये जनवरी 2021 में जो इन्फ्लेशन रेट थी वो थी 4.06%। ठीक है, वही फरवरी में ये इंक्रीज होकर ये हो गई हमारी 5.03% और ये मार्च में और ज्यादा इंक्रीज होकर ये जो है 5.52% का इन्फ्लेशन हुआ। ठीक है, अब जैसे ही यहां पर 5.52 इन्फ्लेशन था, देन यहां पे डिफ्लेशन देखने को मिला और अप्रैल 2021 में यहां पर आप देख सकते हो 4.23% की इन्फ्लेशन रह गई। देन अप्रैल के जस्ट मई में ये इन्फ्लेशन 4.23 से इंक्रीज होकर 6.3% हो गई। देन यहां पर आप देख सकते हो कि इन्फ्लेशन जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर तक इन्फ्लेशन जो है कम रहा। उसके बाद में यहां पर देख सकते हो अक्टूबर 2021 से इन्फ्लेशन जो है कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है और जो है यहां पर देख सकते हो दिसंबर में जो इन्फ्लेशन रेट रही वो है 5.56%। इस चार्ट में आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहां पर सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो रेट होती है वो मैंने यहां पर ग्राफ में शो किया है। इस टेबल में आप लोग देख सकते हो कि यहां पर जो डेटा है वो जो है रूरल, अर्बन एंड रूरल प्लस अर्बन के लिए अलग अलग दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे ईयर की बात करूं तो 2013 की बात करते हैं। इसमें मैंने पहला डेटा लिया है। तो यहां पे क्या है, ये जनवरी मंथ के लिए 3 डेटा अवेलेबल हैं, रूरल के लिए, अर्बन के लिए और रूरल प्लस अर्बन के लिए जनवरी 2013 में। नेक्स्ट टेबल है, इसमें क्या किया है 2021 के लिए मैंने सीपीआई की वैल्यूज को शो किया है। जैसे कि अक्टूबर मंथ के लिए यहां भी 3 अक्टूबर मंथ के लिए 3 वैल्यूज दे रखी हैं, अर्बन के लिए, रूरल के लिए, अर्बन के लिए एंड रूरल प्लस अर्बन के लिए। नाउ इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए आपके पास में, ये हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास में मार्च 2013 में आपके पास में 10,000 रुपए थे। ठीक है, और आप उस 10,000 रुपए का कुछ एक जो है परचेज करते हो आइटम। ठीक है, कोई भी आपने आर्टिकल जो है परचेज किया जिसकी कॉस्ट थी 10,000 रुपए। अब मान लो आपके पास में अक्टूबर 2021 में वो जो 10,000 रुपए थे, बाइंग पावर थी इसको 10,000 रुपए के खरीदने के लिए। इसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अक्टूबर 2021 में आपको कितने रुपए चाहिए होंगे, ये हम लोग कैलकुलेट करके अभी देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग परसेंटेज इन्फ्लेशन कैलकुलेट करेंगे, जिसका हमने एक फॉर्मूला समझा था कि फाइनल सीपीआई डिवाइडेड बाय इनिशियल सीपीआई इंटू 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला था इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने का। हम लोग यहां पे क्या है, एक प्रोडक्ट जो है चूज कर लेते हैं। हम लोग जो है अर्बन में रहते हैं। अर्बन 2021 अक्टूबर का हमने सीपीआई लिया। हम लोग लेते हैं मिल्क एंड प्रोडक्ट का वैल्यू जो कि है 159। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू हमारी हो गई 159। ठीक है, इसको डिवाइड किया इनिशियल वैल्यू सीपीआई जो कि 2013 में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मार्च 2013 मंथ्स हो गए ये। यहां पे हमने देखा कि हम लोग अर्बन में रहते हैं। ठीक है, मार्च हो गई ये, 2013 हो गया ये। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, सीपीआई की, मिल्क एंड प्रोडक्ट्स में, और वैल्यू है यहां पे नियर अबाउट 104। ठीक है, तो हम यहां पे नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे और इनिशियल वैल्यू हो गई हमारी 104।
ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो कैलकुलेटर ओपन करते हैं और इसको डिवाइड करके देखते हैं कि 159 डिवाइडेड बाय 104, ये आता है हमारा कैलकुलेट होके 1.52, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 से। तो यहाँ पे हमारी परसेंटेज जो इन्फ्लेशन है वो निकल के आ जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इन्फ्लेशन है वो हमारी यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ गई है, जो कि है 152.88% की जो है इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है 2013 से लेके 2021 तक। अब अगर मेरे को 10,000 रुपए की जो वैल्यू है 2013 में, वो 10,000 रुपए का कोई आर्टिकल हम लोग खरीदते और अक्टूबर 2021 में अगर उसी आर्टिकल को खरीदेंगे तो उसके लिए मेरे को वो कितने का पड़ेगा, तो उसके लिए मैं इन्फ्लेशन के साथ में जो 10,000 रुपए है उसका मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहां पे 10,000 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये जो वैल्यू है वो निकल कर आएगी, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 10,000 रुपए से। ये मैंने 10,000 से मल्टीप्लाई किया और इसको परसेंटेज को हटाना पड़ेगा, तो डिवाइडेड किया मैंने 100 से। तो यहां पे जो देख सकते हो आप कि 15,288 रुपीस जो है निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2013 में, मार्च 2013 में किसी आर्टिकल को 10,000 रुपए का खरीद रहा था, वही आर्टिकल को अगर मैं अक्टूबर 2021 में अगर खरीदूंगा तो वो आर्टिकल मेरे को 15,288 रुपए का पड़ने वाला है। यानी कि इसमें जो है इन्फ्लेशन की जो ग्रोथ हुई है वो है 152.8%। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हो कि आपके पास में मार्च 2013 में 10,000 रुपए थे, उनकी जो वैल्यू है वो अक्टूबर 2021 में, अगर आप उसको कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करते, अगर बैंक में डिपॉजिट नहीं करते, तो आपकी जो वैल्यू है वो कितनी रह जाती, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसमें से 15,288 में से 10,000 रुपए हम लोग माइनस किए तो यहां पर निकल आता है 5,288, ठीक है। और इसको जो है आप जो है 10,000 रुपए में से माइनस कर दो तो यहां पे निकल के आएगा 4712। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अगर आपके पास में मार्च 2013 में 10,000 रुपए थे, वो 10,000 रुपए अक्टूबर 2021 में उनकी वैल्यू 4,712 रुपए रह जाती अगर आप उनको कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करते। तो यहां पर ये आप देख सकते हो कि आपको किस तरह से आपके पैसे की जो वैल्यू है वो किस तरह से कम हो रही है ड्यू टू इन्फ्लेशन। अब हमने ये तो जान लिया कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन किस तरह से आपके पैसे की जो है वैल्यू को कम करता है टाइम के साथ में। नाउ अब हमको क्या करना है, इसको इन्फ्लेशन से अपने पैसे को जो है बचाना है। तो उसके लिए हमको अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हमें अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा और जहां से कि रिटर्न जो है इन्फ्लेशन से ज्यादा आए तब जाके हमारा काम बनेगा और हमारा पैसा जो है ग्रो करेगा, ना कि फाइट करेगा इन्फ्लेशन से, बल्कि ग्रो करेगा हमारा पैसा और उस पे इन्फ्लेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा अगर हम उसे राइट जगह पर उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो अब बात आती है कि अपने मनी को जो है हम कहां इन्वेस्ट करें जिससे कि हम इन्फ्लेशन की फाइट से जो है अपने पैसे को बचा पाएं। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने जो पैसा है उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो शेयर मार्केट में, या फिर आप जो है उसको इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बता दूं कि आपको इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज और अवेयर होना बहुत जरूरी है। और अगर आप अपने पैसे को शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं 3 प्लेटफॉर्म, जो कि है ज़ीरोधा, ठीक है, और सेकंड है IND मनी,
इसके थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक भी कर सकते हो और यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और थर्ड, उसको आप स्टॉक्स, ये 3 ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्रीडम देते हैं कि आप जो है शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकें और वहां से अच्छा खासा रिटर्न जो है जनरेट कर सकें। इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स की मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दे रखी है, उस पे आप चेकआउट कर सकते हो। और आप लोगों के लिए एक वेरी एक्साइटिंग ऑफर है जो कि अपस्टॉक और आईएनडी के थ्रू है। अपस्टॉक में आपको जो है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया अपस्टॉक के बारे में, आप जो है म्यूचुअल फंड्स, कमोडिटी, आईपीओ वगैरह में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर मैं आपको यहां पर चार्जेस की बात करूं कि अपस्टॉक आपसे कितना चार्ज लेता है, तो म्यूचुअल फंड एंड आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपस्टॉक आपसे 0 चार्ज लेता है। एएमसी, अपस्टॉक में कोई भी एएमसी चार्ज नहीं है, यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। और यहां पर अगर मैं बात करूं कि अकाउंट ओपनिंग जो फीस है अपस्टॉक की, वो भी 0 है। ये ऑफर कुछ लिमिटेड टाइम के लिए है। देन एक ऑफर जो यहाँ पे 20 रुपीज का ब्रोकरेज जो आप देख रहे हो, इसके लिए भी अपस्टॉक ने एक नया जो है लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर निकाला है कि आपके लिए 1000 रुपीज का ब्रोकरेज क्रेडिट जो है आपको मिल रहा है, जो कि वैलिड रहेगा 30 डेज के लिए। यानी कि आप कोई भी ट्रेड करते हो तो आपको जो है 1000 रुपीज तक कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना होगा। ठीक है। सेकंड जो प्लेटफॉर्म है उसके, वो है आईएनडी मनी। इसके थ्रू आप जो है, ये 0 कमीशन ऐप है, इसमें अकाउंट ओपनिंग फीस कोई भी नहीं लगती है। इसमें जो है आप यूएस स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ वगैरह या फिर फिक्स डिपॉजिट वगैरह में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या बॉन्ड्स वगैरह में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो। देन जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, आईएनडी मनी के चार्जेस यहां पे टोटली 0 हैं। आईएनडी मनी में अकाउंट ओपनिंग फीस जो है 0 है, केवाईसी का 0 लगता है, ब्रोकरेज और कमीशन भी 0 है। ट्रैकिंग मनी आपका जो भी जहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट हो रखा होगा वो आप इजिली ट्रैक कर पाओगे, उसके लिए भी कोई यहां पर कोई फीस चार्ज नहीं करते ये। ठीक है। और यहाँ पे आईएनडी मनी में आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी ऐड कर सकते हो, उसके लिए भी यहाँ पर 0 कॉस्ट दी गई है। ठीक है। अगर आप ज़ीरोधा के थ्रू अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवा रहे हो तो उसमें जो अकाउंट ओपनिंग फीस है वो आपकी लगती है 200 रुपीज। ठीक है, ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट के लिए। देन जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है वो जो है ज़ीरोधा में 300 रुपीज एनुअली प्लस 18% जीएसटी रहता है। ठीक है। और अगर हम इसमें चार्जेस की बात करें तो इक्विटी डिलीवरी के लिए, यानी कि अगर होल्डिंग आप करके रख रहे हो तो उसके लिए यहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं किया जाता। इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए 20 रुपीज का चार्ज किया जाता है। और फ्री डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पे इनका ऐप है कॉइन, उसके थ्रू अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो उसके लिए भी ये कोई भी चार्ज नहीं लेते। तो फ्रेंड्स, होप करता हूं आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। होप करता हूं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इसको शेयर करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में जरूर से लिंक को चेकआउट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।